वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने सेक्शन 60 तक कंप्लीट कर ली थी, जो कि बात कर रही थी कि प्रूफ ऑफ फैक्ट बाई ओरल एविडेंस की। ऑफ ओरल एविडेंस मतलब मौखिक साक्ष्य के विषय में बात कर रही थी। तो सेक्शन 60 तक हमने कंप्लीट कर ली थी और उसमें हमने ये भी बताया था कि ऑल फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। मैंने बताया था कि आपको सारे फैक्ट को साबित किया जाएगा ओरल एविडेंस के द्वारा, एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट के कंटेंट को छोड़ के वो सारे फैक्ट प्रूव किए जा सकेंगे, साबित किए जा सकेंगे ओरल एविडेंस के द्वारा। उसके बाद जो मैंने सेक्शन 60 बताई थी आपको, इसी लेक्चर के अंदर मैंने ये समझाया हुआ था कि ओरल एविडेंस टू बी डायरेक्टेड, मतलब ये है कि ओरल एविडेंस का प्रत्यक्ष होना, मतलब मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष ही होगा। और उसकी मैंने ये बताई थी कि जिसने व्यक्ति ने देखा है, अगर क्वेश्चन ये है कि किसी ने उसको देखा है तो वो गवाही उसी व्यक्ति के द्वारा होनी चाहिए, किसी व्यक्ति ने सुना है तो वो जब वो गवाही दी थी तो उसी व्यक्ति के द्वारा होनी चाहिए जिसने सुनी है। किसी इंद्रियों से अपने स्पर्श करा है तो उसी के द्वारा होना चाहिए गवाही। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी थी। उससे आगे की जो स्टोरी है, सेक्शन 61 से लेके 62 तक की जो स्टोरी है, वो हम आज के लेक्चर में बड़ा सरल भाषा के अंदर समझेंगे और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको विद एग्जांपल और इलस्ट्रेशंस के साथ समझाऊंगा कि इस लाइन का क्या मतलब है। क्योंकि बेयर एक्ट में लाइन सारे लोग समझते हैं, उसको कई बार पढ़ लेते हैं, पर एक्चुअल में वो कहना क्या चाह रही है, हमारी जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो क्या कहना चाहती है, आपको क्या समझाना चाहती है, वो मैं आज आपको इस लेक्चर के अंदर समझाऊंगा। मैं समझाऊंगा कि अगर किसी डॉक्यूमेंट का कंटेंट अगर प्रूव करना है तो वो कैसे प्रूव किया जाएगा कोर्ट के अंदर। एक क्वेश्चन आपके सामने ये है। दूसरा, प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, अगर हम सेकेंडरी एविडेंस दें तो क्या फायदे नुकसान है, अगर हम प्राइमरी एविडेंस दें तो क्या फायदा होगा, सारी चीजें। कभी प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो सेकेंडरी एविडेंस देना पड़ रहा है, किस डॉक्यूमेंट को हम ये कहेंगे कि ये सेकेंडरी है या प्राइमरी एविडेंस है, कोर्ट कैसे डिटरमाइन करेगा। तो इन सभी जवाबों के लिए आपको मेरा आज का लेक्चर देखना पड़ेगा। और आज का लेक्चर मैं सेक्शन 61 से लेकर 63 तक करूंगा और उसके अंदर यही बताऊंगा सारी चीजें जो आपको मैंने अभी क्वेश्चंस बताए हैं। इन क्वेश्चंस के जवाब इस लेक्चर के अंदर आपको मिलेंगे। और जैसा कि मैं कंपेयर करके पढ़ाता रहा हूं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के साथ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को, तो इस वीडियो और लेक्चर के अंदर भी आपको वही देखने को मिलेगा। तो बगैर किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर 5, जो कि बात करता है ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मतलब यह है कि दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में। तो बगैर किसी और देरी के जो सवाल हैं आपके, उन सब के जवाब के लिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने जो अपना लेक्चर है वो मैं 62 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 61 को मैंने अभी रोका हुआ है। 61 का रोकना मेरा इसलिए है कि 61 ये कहती है कि द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, 61 जो कहती है वो कहती है कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। डॉक्यूमेंट का कंटेंट प्राइमरी एविडेंस से भी प्रूव किया जा सकेगा और सेकेंडरी एविडेंस से भी प्रूव किया जा सकेगा। अब मैंने 61 को इसीलिए रोका हुआ क्योंकि आपको ये समझ में आएगा ही नहीं कि क्या प्राइमरी एविडेंस है क्या सेकेंडरी, तो प्रूव कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्राइमरी एविडेंस, है ना। प्राइमरी एविडेंस क्या है और सेकेंडरी एविडेंस क्या है। तो जब तक ये दो चीजें आपको पता नहीं होंगी तब तक आप कैसे 61 समझेंगे। तो 61 को मैंने इसीलिए रोका हुआ। पहले हम आपको समझाते हैं व्हाट इज प्राइमरी एविडेंस और व्हाट इज सेकेंडरी एविडेंस। तो सबसे पहले सेक्शन 62 है जो बात करती है प्राइमरी एविडेंस की, और सेक्शन 63 है वो बात करती है सेकेंडरी एविडेंस की। तो पहले हम प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस समझते हैं, इसके बाद 61 समझेंगे।
कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बाय आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, ठीक बात है। तो 62 अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर क्या हो जाएगी, सेक्शन 57। बाकी जो चेंज है वो मैं आगे जो जो आएगा मैं बता दूंगा कि क्या ऐड किया गया है, क्या हटाया गया है ना। ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कंपेयर करके पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के साथ। तो पढ़ते हैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज। सेक्शन 62 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 57 होगी, मतलब ये प्राइमरी एविडेंस की बात करती है। तो अगर इंडियन एविडेंस एक्ट में प्राइमरी एविडेंस कहां पे डिफाइन है, 62 के अंदर। अगर पूछे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर प्राइमरी एविडेंस कहां डिफाइन है, तो सेक्शन 57 के अंदर। क्या है प्राइमरी एविडेंस? प्राइमरी एविडेंस मींस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इटसेल्फ प्रोड्यूस। प्राइमरी एविडेंस का मतलब है, क्या मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट है वो अपने आप, जो उसका जो इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के निरीक्षण के लिए कोर्ट में वो इटसेल्फ जो उसकी ओरिजिनल कॉपी वही पेश कर दी जाए। मैं इसको और इजी तरीके से समझाऊं, हिंदी भाषियों के लिए अगर मैं समझाऊं तो हिंदी भाषियों के लिए के हिंदी में जो लिखा हुआ है शब्द वो ये है कि प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। अब आपको ना तो हिंदी का समझ में आया होगा ना इंग्लिश का समझ में आया होगा, तो इसको इजी लैंग्वेज में समझाते हैं। इजी लैंग्वेज में समझने के लिए मैं आपको बताऊं, अब ऐसे समझो कि सपोज करो ये ए और ये बी, इनके बीच किसी प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट चल रहा है। ए ने एक सेल डीड एग्जीक्यूट की, मतलब निष्पादित की, किसके फेवर में? बी के, कि ये मकान में बी को बेच रहा हूं। ठीक है, अब इससे पैसे ले लिए, अब ए क्या है, मकान बी को नहीं दे रहा है, तो बी कोर्ट के अंदर गया, कोर्ट के अंदर गया। अब कोर्ट के अंदर बी क्या करता है, वो ओरिजिनल जो इसने बनाया था एक पेपर सेल डीड जो तैयार की थी वो बी कोर्ट के अंदर दिखा देता है। तो जो ओरिजिनल उसने जो दिखाई है वही प्राइमरी एविडेंस है। जनरली अगर मैं एक लाइन के अंदर आपको बताऊं तो प्राइमरी एविडेंस का मतलब होता है हमेशा मूल कॉपी जो ओरिजिनल है। एक्सेप्शंस इसके भी हैं, पर मैं बता रहा हूं जनरली फोटो कॉपी अगर है तो सेकेंडरी एविडेंस, और ओरिजिनल है तो प्राइमरी एविडेंस। ये एक बेसिक है जो जनरली हम कोर्ट के अंदर समझते हैं, पर इससे बियॉन्ड बहुत कुछ है। अगर जनरली अगर समझना है आपको भी तो आप समझ लो कि भाई ओरिजिनल मतलब कोई डॉक्यूमेंट जो है वो हो गया प्राइमरी एविडेंस, उसकी फोटोकॉपी है वो हो गया सेकेंडरी एविडेंस। पर फोटोकॉपी की भी फोटोकॉपी क्या कहलाएगी फिर? तो ओरिजिनल को देख के ही किसी ने सेम बना दी, वो क्या कहलाएगी? तो इन सारे क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें आपको सेक्शन 62 पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो हम फिर से अपने उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि ए और ए की कोई प्रॉपर्टी है। सपोज करो कि ए की जो ये व्यक्ति है इसकी ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को ए ने बी को बेचा और एक सेल डीड बनाई, ठीक है, और सेल डीड पे साइन करके बी को डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर दिए, बी ने इनको पैसे दे दिए ए को। अब ए जो है पोजीशन नहीं दे रहा बी को, चेंज हो गया पैसे लेके कि नहीं मैंने तो कोई पेपर नहीं बनाए ऐसे। अब बी क्या करेगा? ऑप्शन क्या उसके पास? कोर्ट में जाएगा, उसमें केस डाला उस प्रॉपर्टी के लिए। अब बी इस प्रॉपर्टी के लिए क्या करता है, वो ओरिजिनल जो सेल डीड थी वो कोर्ट के सामने दिखा देता है। अब कोर्ट के सामने रखेगा तो कोर्ट क्या करेगा? उसका इंस्पेक्शन करेगा। ये जो लिखा है इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, तो कोर्ट करता क्या? इंस्पेक्शन ही तो करता है उस पेपर का कि क्या लिखा है इसके अंदर, क्या क्या बात है, क्या क्या ये चीजें हैं। तो जो उसने ओरिजिनल पेपर दिया, जो ओरिजिनल पेपर जो सेल डीड ए ने की थी, वो ओरिजिनल पेपर जो कोर्ट के अंदर बी ने दिया वो प्राइमरी एविडेंस होगा अगेंस्ट ए के। ये बात कही पहली, मतलब वो सिंपल एक लाइन में अगर समझे तो प्राइमरी एविडेंस से मतलब उस डॉक्यूमेंट का है जो बना है डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, वही कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस कर दिया जाए।
वो मतलब है प्राइमरी एविडेंस से। ये हुई बात। आई होप आपको एग्जाम्पल भी समझ आया होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं इसके अंदर, स्पष्टीकरण, तो उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। हिंदी भाषियों को बता दें, एक्सप्लेनेशन का मतलब स्पष्टीकरण होता है। वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट, जहां पे जो डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज है, वो निष्पादित किया गया है। एग्जीक्यूटेड मतलब निष्पादित किया गया, सेवरल पार्ट में मतलब बहुत सारी प्रतियों के अंदर, कई मूल प्रतियों में। सेवरल पार्ट का मतलब ये है ईच पार्ट, सेवरल पार्ट, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, समझते इस चीज को। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। आप ऐसे समझें इस एग्जाम्पल को, जैसे एक ये डॉक्यूमेंट, फिर इसका दूसरा पेज ये है, फिर तीसरा पेज ये है, ये 3 पेज है। ठीक, ये 3 पेज। अब इनके अंदर कुछ भी लिखा है XYZ, ठीक है, ये कंडीशंस लिख गई, जो भी वॉट एवर। अब ये 3 पेज है, 4 हो सकते हैं, 2 पेज हो सकते हैं। ठीक है, अब इन पेजों के अंदर वो कह रहे हैं वेयर अ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। सेवरल पार्ट मतलब सेवरल पेजेस, सेवरल पार्ट मतलब कई पेजेस में बनाया गया है, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो अब इन पेजेस के अंदर मान के चलो ये रेंट एग्रीमेंट है, जिसके अंदर कंडीशंस लिखी है, इसके अंदर ये टीनेंट की लिखी है, किराएदार की कंडीशन इस पेज के अंदर। ये ए है, मान लो किराएदार है, तो इस टीनेंट की कंडीशंस लिखी है इस पेज के अंदर। ये बी है, ये ओनर है। ठीक है, इसकी कंडीशंस वगैरह लिखी हैं। और सी मान के चलो गवाह ले लो, आप गवाह के लिए कंडीशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ लो इसको। तो मेन जो चीजें हैं इन पेजेस के अंदर, जो चीजें लिखी जा रही हैं, तो ना सिर्फ इसका ये तीनों पेज, वो कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि तीनों पेज में से एक पेज सिर्फ होगा क्या प्राइमरी एविडेंस। वो कह रही है तीनों पेज अगर किसी एक ही पार्ट का है और सेवरल एक ही चीज है, वो कई सेवरल पार्ट्स के अंदर वो एग्जीक्यूट करी गई है, तो उसका वो प्रत्येक पार्ट, प्रत्येक मतलब इसका ये हिस्सा हो, चाहे ये हिस्सा हो, चाहे ये हिस्सा हो, चाहे ये हिस्सा हो, कोई भी हिस्सा हो, प्रत्येक पार्ट प्राइमरी एविडेंस होगा उस डॉक्यूमेंट का। समझ रहे? अब अगर बी दिखा देता है ये एक एंगिस, ये पेज अकेला भी, तो भी एक एंगिस क्या होगा, प्राइमरी होगा, प्राइमरी एविडेंस होगा, ये कहना चाहता है। ऐसे ही बी के एंगल अगर ए दिखाना चाहे सिर्फ इस पेज को, तो ये इसके लिए प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा और ये इसके लिए प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा। तो सिंपल लाइन का मतलब यही है कि जब कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया जा रहा है सेवरल पार्ट में, मतलब कई पेजेस के साथ, तो वहां पे हर एक वो पार्ट, प्रत्येक पार्ट प्राइमरी एविडेंस होगा उस डॉक्यूमेंट के लिए जिसके लिए वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है। पहली एक्सप्लेनेशन ये थी, जैसे हमने समझा दिया रेंट एग्रीमेंट, इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है, आप लिखना चाहो इसके अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 2 देख लेते हैं। स्पष्टीकरण 2 क्या कहता है, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट। अब ये बात आई है काउंटर पार्ट की। अब यहां पे क्या हो रहा है, कोई डॉक्यूमेंट निष्पादित किया जा रहा है, एग्जीक्यूटेड किया जा रहा है, किसमें, काउंटर पार्ट में। अब काउंटर पार्ट का मतलब क्या होता है, यहां पे आपको बहुत जरूरी है इसको समझना कि काउंटर पार्ट का मतलब क्या है। काउंटर पार्ट का मतलब होता है एक दूसरे के विरुद्ध। अब एक दूसरे के विरुद्ध, इसका एग्जांपल दूसरा लेते हैं। मान के चलो एक ये लेटर है और एक ये लेटर है, ये ए है और ये बी है। अब इसके अंदर कोई कंडीशंस लिखी हैं और इसके अंदर कोई कंडीशंस लिखी हैं। एग्जाम्पल इसे लेते हैं, चलो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझते हैं इसको। ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ए और बी के बीच में। अब ए के जो लायबिलिटीज है उसने लिख के दे दी अपनी बी को, ये बनाया एक लेटर और अपना एग्जीक्यूट करके इसको बी को सौंप दिया। बी ने ये लेटर बनाया, इसमें लिख दिया अपनी जिम्मेदारियां क्या है बी की ए के प्रति, उसने इसको दे दी। तो ये क्या हो रही, पहली फुलफिल कंडीशन होने की काउंटर पार्ट में हो रहा है, एक दूसरे के विरुद्ध हो रहा है। ठीक है, तो आगे उन्होंने कहा ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड, प्रत्येक काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन और सम ऑफ दी
पार्टीज किसी एक के प्रति भी हो सकता है, कई और पार्टियों के बीच में भी हो सकता है, कई और पार्टियों, मान ले सी डी ई और पार्टी हो। इस एग्जाम्पल को अगर हम और करें, ईच काउंटर पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द पार्टीज एग्जीक्यूटिंग इट। ठीक, तो इस चीज का मतलब यह है कि ईच काउंटर पार्ट क्या होगा, प्राइमरी एविडेंस होगा अगेंस्ट द पार्टीज एग्जीक्यूटिंग इट। किसके अगेंस्ट? जिसने एग्जीक्यूट करके दिया है। अब ये जो इसने ये अपना लेटर ये लिख के इसको दिया था, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसने जो चीजें दी थी लिख के बी को, तो बी जो ए के अगेंस्ट ये लेटर है ये प्राइमरी एविडेंस होगा, और जितने भी मतलब सी ने दिए डी ने दिए वो सब के लिए क्या होगा, प्राइमरी एविडेंस होगा। निष्पादित एग्जीक्यूट करा जिसने, मतलब ये कि उसने सिग्नेचर करे हैं, राइट वगैरह लगाए, वो एग्जीक्यूटिंग कर रहा है। जिसने सिग्नेचर नहीं करे सिर्फ खड़ा हुआ देख रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। जिसके सिग्नेचर है, आप सिंपल लाइन से समझ लीजिए इस चीज को। एक सिंपल लाइन के अंदर मैं बताऊं, कोई डॉक्यूमेंट अगर जब एग्जीक्यूट हुआ है काउंटर पार्ट में, तो ईच काउंटर पार्ट, जो प्रत्येक जो काउंटर पार्ट होगा वो क्या होगा, प्राइमरी एविडेंस हो गया अगेंस्ट दी पार्टी जिसने उसको एग्जीक्यूट किया, उस पार्टी के अगेंस्ट, उसके विरुद्ध। अब जिसने ए ने एग्जीक्यूट करके बी को दिया तो ए के अगेंस्ट होगा, बी ने एग्जीक्यूट करके ए को दिया तो बी के अगेंस्ट होगा। ऐसे सी ने अगर मान के चलो बी को दिया एग्जीक्यूट करके तो सी के अगेंस्ट होगा, है ना। और बी ने जो सी को दिया वो किसके अगेंस्ट होगा, बी के अगेंस्ट होगा। जो एग्जीक्यूट करके दे रहा उसी पार्टी के अगेंस्ट हो जाएगा। बहुत इजी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा समझने की ज्यादा तो है नहीं कि कोई मैथ हो, सिंपल सा यही है। पहला एक्सप्लेनेशन वो अलग कैसे था, वो कह रहा बहुत सारे पेजेस के अंदर हुआ, उसमें एक दूसरे के विरुद्ध की बात नहीं है, तो उसमें से कोई आप पार्ट भी उठा के ले आ रहे हो ना, तो क्योंकि डॉक्यूमेंट तो वो एक ही है, तो वो पार्ट उतना जो है वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा सबके लिए। ऐसे ही इसके अंदर दूसरे में काउंटर पार्ट बता दिया। अब काउंटर पार्ट में ये बता दिया कि जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसके अगेंस्ट होगी, बस एक इतनी सी बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। जब कोई डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट एज अ काउंटर पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अब वो ये तो वो एक व्यक्ति के बीच द्वारा हो सकता है या कई और पार्टी उसके द्वारा भी हो सकता है, बहुत सारी पार्टी मिलकर भी कर सकती हैं। यही एग्जांपल मैं आपको जो दूं, ए के बीच जो कांटेक्ट हो रहा था, मैंने आपको एग्जांपल, ए और बी कोई कांटेक्ट करते हैं तो ए अपनी कोई कंडीशन टर्म लिख के बी को सौंप देता है, बी ऐसे टर्म एंड कंडीशंस लायबिलिटी जो उसकी है वो ए को दे देता है। अब ऐसे ही मान के चलो यहाँ पे तो ए हो, पर यहाँ बी सी डी मिलकर करें ए के साथ कांटेक्ट, तो ए ने कंडीशन दे दी बी सी डी के लिए, अब बी सी और जो डी है वो कंडीशंस लिख के ए के दे दें, तो बी सी डी की जो लिख के कंडीशन दे तो ए उनके अगेंस्ट क्या कर देगा, प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा बीसीडी के लिए, जो ए ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है ओरिजिनल। वैसे बी प्रोड्यूस करता है कोई, बीसीडी को प्रोड्यूस करते हो, एक अगेंस्ट हो जाएगा। इतनी सी बात है। अब समझते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 3। ये इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन भी बनता है। वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट और ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस। ये वन यूनिफॉर्म प्रोसेस है ना, ये इंपॉर्टेंट है। वन यूनिफॉर्म प्रोसेस को समझना हो, एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी, ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द रेस्ट, बट वेयर दे ऑल आर कॉपीज ऑफ अ कॉमन ओरिजिनल, दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल। इसको भी समझते हैं। चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। सपोज ये ए है, अब किसी प्रिंटिंग प्रेस के अंदर 100 कार्ड छापने के लिए दिए किसी ने, है ना। ये व्यक्ति है, इसने 100 कार्ड छापने के लिए दिए प्रिंटेड कार्ड ने। अब इसका एक ये कार्ड निकला, एक ये कार्ड निकला, एक ये कार्ड निकला, एक ये कार्ड निकला। वो तो एक साथ प्रिंटिंग मशीन है, उसने छाप दिए 100 कार्ड पूरे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, वन यूनिफॉर्म प्रोसेस क्या मतलब, प्रिंट करने का प्रोसेस है। जैसे मान के चलो एक फोटोकॉपी आप लेके जाओ, उससे 100 फोटोकॉपी निकलवाओ, तो एक ही प्रोसेस तो निकल रही है, वन यूनिफॉर्म प्रोसेस।
वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, ये चीज हो गई। तो अब ये जितनी भी मैंने आपको जो बता रहा था, ये प्रिंटिंग से जो कार्ड बनवा रहे थे, मैरिज कार्ड जो ये बनवा रहा था ये व्यक्ति, अब ये जितने 100 कार्ड बने ना, ये वन यूनिफॉर्म प्रोसेस से बने, तो इनकी प्रत्येक कॉपी, मतलब ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब एक दूसरे के लिए क्या होंगे, प्राइमरी एविडेंस होंगे। ये पहला कहने जा रही है एक्सप्लेनेशन नंबर 3। पर वो ये कह रहे हैं बट वेयर दे आर ऑल कॉपीज ऑफ अ कॉमन ओरिजिनल। पर अब वही वाली बात है कि ये कार्ड बन गए, वो बात अलग, अब आप घर लाए, अब इसकी आपने फोटो कॉपी करा ली या इससे हूबहू बनवा लिया, सेम डिट्टो दिखने वाला, तो ये चीज प्राइमरी एविडेंस नहीं होगी। ये कहना चाह रहे हैं। अब बेशक हूबहू बना लो, इस चीज को समझना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा। एक सेम प्रोसेस, वन यूनिफॉर्म प्रोसेस में बने, ये सब एक साथ बने 100 कॉपीज, तो हो गई एक दूसरे के लिए। पर वही चीज अगर उसी की फोटो कॉपी निकाल ले तो वो क्या होगा, प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल का। डिट्टो हूबहू इसका बना भी लें, शकल हम शकल मान लो इसको बना लें बाद में, तब भी नहीं होगा। या बाद में ये इसका कोई कार्ड पड़ा हो, इसी को ले जाके प्रिंटिंग मशीन में ले जाए और उससे, उसी से जैसे छपाया था उससे ही कहेंगे ये दोबारा से ऐसा छाप दो, तब भी नहीं होगा। ये चीज समझने वाली बात है आपके लिए। तो प्राइमरी एविडेंस देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी बात है। प्राइमरी एविडेंस मतलब कितना बड़ा स्कोप है प्राइमरी एविडेंस। हम सिंपल से समझ रहे प्राइमरी एविडेंस मतलब ओरिजिनल, तो प्राइमरी एविडेंस का इतना बड़ा स्कोप है। अब ऐसे सेकेंडरी एविडेंस का स्कोप देखना पड़ेगा। तो ये तो हमारे थे जो 3 एक्सप्लेनेशन दिए थे। एक्चुअल में जो एक्सप्लेनेशन 1 और 2 है, ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर, और एक्सप्लेनेशन नंबर जो 3 मैंने पढ़ाई है एक्सप्लेनेशन नंबर 2 था इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर 3 हो गया। मतलब 1 और 2 जो लिखी हैं वो एक्चुअल में 1 था इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर 1 और 2 में डिवाइड कर दिया इसको। और एक्सप्लेनेशन नंबर 3 जो है वो 2 था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर इसको एक्सप्लेनेशन नंबर 3 दे दिया नंबर। अब बाकी और एक्सप्लेनेशन जो ऐड करे गए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर, हम उनको पर समझ लेते हैं, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर नहीं है। और ये एक्सप्लेनेशन है, इनसे क्वेश्चन आते हैं प्री के, तो ये जो नए एक्सप्लेनेशन यूज करे गए हैं तो इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये नहीं पूछेगा कि एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो था भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर वो अब क्या हो गया, ये नहीं पूछेगा। पर एक्सप्लेनेशन जो ऐड हुए हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्लेनेशन नंबर जो 4 है वो बात करता है वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और स्टोर। जहां पर कोई इलेक्ट्रॉनिक सब लोग समझते ही, डिजिटल भी समझते हैं। अब रिकॉर्ड का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। जहां पर कोई इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को क्या करा गया है, क्रिएटेड करा गया, मतलब सृजित करा गया, मतलब बनाया गया है, और स्टोर करा गया मतलब भंडारित करा गया है। एंड सच स्टोरेज अक्वर सिम्यूटेनियसली और सेगमेंटली इन मल्टीपल फाइल्स, ईच सच फाइल इज प्राइमरी एविडेंस। इनका कहने का मतलब है कि जहां पर कोई इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को या तो सृजित करा गया है या भंडारित करा गया है, और ऐसा जो स्टोरेज है वो क्या है, या तो पश्चातवर्ती रूप से या आगे बाद में आने वाली फाइल्स, है ना। तो ऐसी प्रत्येक फाइल जो होगी वो प्राइमरी एविडेंस होगी। इसको थोड़ा और इजी एग्जांपल से समझाएं, जो इसकी टफ लैंग्वेज है वो कहना क्या चाह रही, वो मैं आपको समझाता हूं। आप ऐसे समझो, थोड़ा सा जगह कम है, इसको पहले हटाते हैं, इसको
इसको यही लेते हैं। जैसे कोई ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वो सीडी में हो सकता है, पेन ड्राइव में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। अब या तो इसको बनाया गया हो कहीं पे, या क्या करा गया हो, कहीं स्टोर करा हो, मतलब लैपटॉप में स्टोर करा या फोन में स्टोर करा हो, कहीं करा हुआ है, वॉट एवर आप ऐसे समझो। तो वो ये कह रहे हैं ऐसा स्टोर जो ये बनाया गया है, स्टोर करा है, या तो पहले किया गया हो या बाद में भी किया गया हो, दोनों बात, या तो पहले से किया जा चुका हो या बाद में किया गया हो, दोनों ही कंडीशन में। अब इसकी कई फाइलें भी हो सकती है, मल्टीपल फाइल इसकी हो सकती है, एक ही चीज की कई फाइलें हो सकती है, मान लो कई फोल्डर में आपने उसको सेव कर रखा है। तो वो कह रहे हैं कि प्रत्येक फाइल ऐसी, वो प्रत्येक फाइल प्राइमरी एविडेंस होगी। आप ये समझो, अगर मैं ये कहूं कि किसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर कोई फैक्ट एंड इश्यू से रिलेटेड कोई चीज है, तो डजंट मैटर कि आपने उसे बाद में सेव करा था या पहले सेव किया था, या पहले क्रिएट करा था या बाद में क्रिएट किया है, या आपने उसे कई फाइलों में, मल्टीपल फाइल के अंदर सेव कर रखा है, मल्टीपल स्टोरेज में सेव कर रखा है, जैसे फोन में, या फोन में कई फोल्डरों में, या फिर लैपटॉप में अलग, फोन में अलग, या किसी और जो डिजिटल डिवाइस जिसमें स्टोर आप कर सकते हो उसके अंदर आपने किया हो, तो वो सारी जगह जहां पे स्टोर करा गया है, जहां पे क्रिएट करा गया है, जहां पे आपने मल्टीपल फाइल्स के अंदर उसे रखा हुआ है, तो वो सारी फाइल्स क्या होगी, प्राइमरी एविडेंस होगी प्रत्येक के लिए। या ये भी कह सकते हैं एक दूसरे के लिए। अब एक फाइल कई जगह मल्टीपल रूप से सेव है, तो प्रत्येक फाइल क्या होगी, प्राइमरी एविडेंस होगी। अब ये नहीं कहेंगे कि ये ओरिजिनली ये पहली बार यहां फाइल करी गई थी, बाकी जो सेव यहां करी गई थी, बाकी जो करी है इन्होंने कॉपी करके करी है हर एक जगह, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो सेकेंडरी एविडेंस है। एक्सप्लेनेशन 4 है वो ये कहना चाहता है। हिंदी भाषियों को समझा दें, इसका मतलब ये, जहां कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख, रिकॉर्ड को बोलते हैं अभिलेख, या तो सृजित करा गया है या भंडारित किया गया है। भंडारित मतलब स्टोर करा गया है, और ऐसा भंडारण एक साथ या पश्चातवर्ती रूप से अनेक फाइलों में किया गया है, तो उनमें से हर एक फाइल प्राथमिक साक्ष्य। एक लाइन के अंदर इसका मतलब यह है। मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है, आई होप इतने में आपको समझ आ गया हो। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 पढ़ते हैं। वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी। जब कोई, अब मैंने जो ग्रीन से किए हुए हैं ना, ये समझ लो आपके ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर ये एक्सप्लेनेशन ऐड करे गए हैं। तो अभी एक्सप्लेनेशन नंबर 4 वो भी ऐड था, जो बात कर रहा था कि क्रिएट करा गया हो, स्टोर करा गया, मल्टीपल फाइल के अंदर स्टोर करा गया, तो प्रत्येक ऐसा मल्टीपल फाइल में स्टोर हो या क्रिएट करा गया हो या स्टोरेज करा गया, तो वो प्रत्येक फाइल क्या होगी, प्राइमरी एविडेंस होगी। अब ये जो एक्सप्लेनेशन नंबर 5 है वो ये कहता है, वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी। अब कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया जाता है प्रॉपर कस्टडी से। प्रॉपर कस्टडी का मतलब यह होता है कि उसे समुचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किया जाए। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड क्या होगा, प्राइमरी एविडेंस होगा, अनलेस, जब तक कि ये इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आ जाता कि डिस्प्यूटेड है, ये टेम्पर है या ये डुप्लीकेट है, कुछ भी है, जब तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आ जाता तब तक हम यही कहेंगे प्रॉपर कस्टडी का मतलब है समुचित। और समुचित कस्टडी समझ लो आप, कस्टडी को हिंदी में क्या बोलते हैं, समुचित अभिरक्षा। तो कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड मान के चलो, हम एग्जांपल से समझा देते हैं कि यहां पे किसी प्रॉपर कस्टडी में है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल रिकॉर्ड। अब वो पेन ड्राइव की फॉर्म में हो सकता है, सीडी की फॉर्म में हो सकता है, या किसी और फॉर्म में हो, ठीक है।
इसके अंदर कोई डेटा है, ये सीडी मान लो इसे, या कुछ भी मान लो, वट एवर, जो आप समझो, एग्जाम्पल के लिए समझ लो। अब इसको प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट के अंदर, तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड क्या होगा, प्राइमरी एविडेंस होगा। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई डिस्प्यूटेड है, उस पर कोई क्वेश्चन है, अब डिस्प्यूटेड वो किसी भी तरीके से हो सकता है, ये बहुत बड़ा स्कोप होता है, डिस्प्यूटेड किन किन वजह से हो सकता है, किसी वजह से हो सकता है, किसी बीच में टेम्पर कर दिया गया हो, किसी की कस्टडी में था, हो सकता है इसे टेम्पर किया गया हो, भाई किसी, हो सकता है किसी प्राइवेट एजेंसी के उसमें डेटा ये स्टोर करा गया हो, यहाँ पे चीज क्यों करी गई, डिस्प्यूटेड क्यों बात करी गई, ताकि भाई टेम्पर चीजें हो तो वो तो कम से प्राइमरी एविडेंस ना हो। अब प्रॉपर कस्टडी का मतलब ये कि वो किसी की भी कस्टडी में हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन की कस्टडी में हो, वहां से अगर प्रोड्यूस किया जाता है, तो उन्होंने बताया था कि वो प्राइमरी एविडेंस हो सकता है, होगा, पर अगर डिस्प्यूटेड है तो नहीं होगा। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 5 था, वो ये कहता था। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 6 देख लेते हैं। वेयर अ वीडियो रिकॉर्डिंग इज simultaneously stored in electronic form and transmitted, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहां से प्री में ऐसे ही घुमाता है, ट्रांसमिटेड और ब्रॉडकास्ट और ट्रांसफर्ड टू अनदर, ईच ऑफ द स्टोर्ड रिकॉर्डिंग इज प्राइमरी एविडेंस। ये कहना चाहता है, जहां पे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो सिमुटेनियसली का मतलब होता है एक साथ स्टोर करी गई है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है वो एक साथ स्टोर करी गई है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या उसे ट्रांसमिटेड मतलब ट्रांसफर किया गया है, ब्रॉडकास्ट मतलब प्रसारित की गई है, ठीक है, या ट्रांसफर्ड अंतरित की गई है। और ट्रांसमिटेड का मतलब होता है, मैं बताऊं आपको इसका अगर शुद्ध हिंदी, पारित, ट्रांसमिटेड की गई है, ब्रॉडकास्ट की गई है, या ट्रांसफर की गई है किसी एनोदर को, किसी और व्यक्ति को, ठीक। तो ईच ऑफ द स्टोर्ड रिकॉर्डिंग इज प्राइमरी एविडेंस। मतलब ये कहना चाहते हैं कि कोई रिकॉर्डिंग है और वो एक साथ कहीं स्टोर करी गई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या वो ट्रांसमिट करी गई है, या ब्रॉडकास्ट करी गई, या ट्रांसफर करी गई है टू अनदर किसी को, तो ईच ऑफ स्टोर, जो ब्रॉडकास्ट करी गई हो या ट्रांसफर करी हो, हर एक वो स्टोर, ईच ऑफ स्टोर रिकॉर्डिंग इज प्राइमरी एविडेंस होगी। इसको और एग्जांपल से समझें, चलो इसी को लेते हैं। जैसे ये है, ये कोई, इसको समझते हैं, ये कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, ठीक, इसके अंदर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है। अब इसको क्या करा गया है, ट्रांसमिटेड करा गया है, चाहे इसको ब्रॉडकास्ट करा गया हो, चाहे इसको ट्रांसफर करा गया हो, और किसी को ट्रांसफर करेगा, किसी को ब्रॉडकास्ट करी गई हो, या किसी को ट्रांसमिटेड करी गई हो। तो ये जो रिकॉर्डिंग है, किसी को ट्रांसफर करी गई हो, ब्रॉडकास्ट करी गई हो, ये जो रिकॉर्डिंग है ये प्राइमरी एविडेंस होगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 6 ये समझाना। हिंदी भाषियों के लिए अगर मैं एक लाइन के अंदर बताऊं, तो जहां किसी वीडियो रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में एक साथ भंडारित किया जाता है, और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख, ठीक है, अन्य व्यक्ति को या तो पारित किया जाता है, या प्रसारित किया जाता है, या अंतरित किया जाता है, तो हर एक भंडारित मतलब स्टोरेज रिकॉर्डिंग जो है वो प्राथमिक साक्ष्य होगी, प्राइमरी एविडेंस होगी। ये कहना चाहता है एक्सप्लेनेशन नंबर 6। इसका सिर्फ इतना सा मतलब। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 7 समझ लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन नंबर 7 क्या कहना चाहता है हमसे। जरूरी है उसको भी समझना। एक्सप्लेनेशन नंबर 7 क्या कहना चाहता है। 7 कह रहा है वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज स्टोर इन मल्टीपल स्टोरेज। जहां कोई इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को स्टोर किया गया, मतलब भंडारित किया गया है मल्टीपल स्टोरेज में। मल्टीपल स्टोरेज मतलब एक से अधिक स्टोर के अंदर उसको क्या करा गया है,
भंडारित किया गया, मतलब स्टोर किया गया है इन अ कंप्यूटर रिसोर्स, कंप्यूटर रिसोर्सेस के अंदर। अब मैं आपको इसको बिल्कुल और इजी समझाऊं तो इसको स्टोर कराया किसी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को क्या करेगा, स्टोर करेगा और मल्टीपल स्टोरेज में करेगा, जैसे फोन में भी कर लिया, लैपटॉप के अंदर कर लिया, या किसी और डिजिटल डिवाइस हो कोई उसके अंदर करा गया हो, जैसे टैबलेट के अंदर कर लिया हो। तो उन सभी के अंदर जो ये स्वचालित स्टोरेज है, ऑटोमेटेड मतलब होता है स्वचालित, स्वचालित मतलब चलने वाला, भाई जिसको ओपन करें तो वो प्ले हो, जो इनक्रप्टेड है उसको हटा दो। यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं स्वचालित स्टोरेज जो होगा इंक्लूडिंग टेम्पररी फाइल्स इज एविडेंस, इज प्राइमरी एविडेंस। अब एक तो ये आपका प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है टेम्पररी फाइल। अब टेम्पररी फाइल आप समझते हैं सब लोग, टेम्पररी क्या है, शॉर्टकट बन जाता है किसी फाइल का, पर अगर वो प्ले हो रही है ना तो वो भी प्राइमरी एविडेंस होगी। ये कहना चाह रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक, मान के चलो मैं आपको बताऊं कि ये एक एग्जांपल लो दूसरा सा, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और इसको मान लो यहां भी सेव किया गया है, यहां भी सेव किया गया, यहां भी सेव किया गया है। अब ये 3 डिवाइस के अंदर अलग अलग सेव करा गया है। मान लो इसी डिवाइस के अंदर भी कई जगह सेव करा गया हो, ए ड्राइव में, बी ड्राइव में, सी ड्राइव में, है ना, ए बी सी डी, ऐसी इसके अंदर कईयों में कराओ, इसी के अंदर कईयों में कराओ, इससे और भी जगह करा गया हो, और ये जो है ना ये प्ले हो रहा हो, मतलब ऑटोमेटिक स्टोरेज हो, स्वचालित हो, ठीक है, तो ऐसी सभी फाइलें क्या होंगी, प्राइमरी एविडेंस होंगी। अब इसके अंदर उन्होंने ये भी बता दिया कि वो टेम्परेरी फाइल भी होंगी। टेम्परेरी क्या होता है, मान लो आप इसके अंदर सेव कर रहे हो और कोई एक टेम्परेरी शॉर्टकट कोई फाइल कहीं पे सेव हो गई, अगर वो फाइल भी है ना तो वो भी प्राइमरी एविडेंस होगी। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 7 का मतलब है। हिंदी के अंदर अगर हम बताऊं इसको एक भाषा के अंदर, तो जहां किसी इलेक्ट्रॉनिक, जहां किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख को किसी कंप्यूटर संसाधन में एक से अधिक भंडारण स्थान में भंडारित किया जाता है, मतलब स्टोर जहां पे होता है वहां पे स्टोर किया जाता है, तो ऐसा प्रत्येक स्वचालित भंडारण, स्वचालित मतलब जो चालू हो, स्वचालित भंडारण, स्वचालित स्टोरेज कह लो चाहे भंडारण कह लो, जिसके अंतर्गत अस्थायी फाइलें भी आएंगी, इंक्लूडिंग टेम्पररी फाइल वाली बात हो गई, भी आएंगी, वो सभी फाइलें प्राथमिक साक्ष्य होंगी। ये है एक्सप्लेनेशन नंबर 7 का मतलब। अब इसका इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं कि इसका इलस्ट्रेशन क्या कहना चाहता है। अ पर्सन इज shown to have been in possession, a person is shown, इसको पहले पढ़ लेते हैं इलस्ट्रेशन को पूरा, फिर समझाता हूं मैं इसको। अ पर्सन इज shown to have been in possession of a number of play cards all printed at one time, one original. Any of the play card is primary evidence of the content of any other, but no one of them is primary evidence of the content of the original. इसको समझते हैं। ये कह रहे हैं कि एक प्ला कार्ड है, उसे एक ही टाइम पे प्रिंट करा गया, उसे प्रिंट करा गया है, तो वो कह रहा है कि जो प्ला कार्ड्स हैं उनको एक ही टाइम पे प्रिंट करा, आप समझ लो इसकी जगह कार्ड ले लो आप कोई, मान के चलो आपका विजिटिंग कार्ड है, वो एक ही टाइम पे बहुत सारे विजिटिंग कार्ड प्रिंट किए गए हैं, तो वो सारे जो प्रिंट किए गए ना, वो एक जो एक प्रिंटिंग कार्ड जो आपका है विजिटिंग कार्ड, वो प्रत्येक के लिए क्या होगा, प्राइमरी एविडेंस होगा। बट नो वन ऑफ देम इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल, पर उनमें से कोई भी उसके कंटेंट जो है के लिए, ओरिजिनल का जो कंटेंट है उसके लिए प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा। इसको समझें। तो अगर मैं एग्जाम्पल के साथ अगर इसको समझाऊं आपको, तो ये कहना चाह रहा है, हमें ये कहना चाह रहा है कि एक्चुअल में जो हमने एक्सप्लेनेशन नंबर 3 पढ़ा था, कि इसका जो एक्सप्लेनेशन नंबर हमने 3 पढ़ा था, जो ये बात कर रहा था, वन काउंटर, वन यूनिफॉर्म प्रोसेस की बात जो हुई थी, वो वाला उसका ही एग्जांपल है, वन यूनिफॉर्म। तो वहां पे चीज बताई थी कि ईच जो होगा वो
क्या होगा, एक दूसरे के लिए प्राइमरी एविडेंस होगा। पर अब किसी एक के जो ओरिजिनल का दूसरा है उसका है, उससे ही हुआ भी बना लें या कॉपी बना लें, तो वो ओरिजिनल के कंटेंट का क्या नहीं होगा, प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा। ये कहना चाह रहा है ये इलस्ट्रेशन। अगर सिंपल अगर इसका हिंदी में हम बताएं तो यह दर्शित किया जाता है कि एक ही समय एक ही मूल से मुद्रित अनेक प्ले कार्ड किसी व्यक्ति के कब्जे में रखे हैं। इन प्ले कार्डों में से कोई भी एक अन्य किसी की भी अंतर वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किंतु उनमें से कोई भी मूल की अंतर वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं होगा। ये है इस इलस्ट्रेशन का मतलब। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा और इससे ज्यादा इसके अंदर दिमाग लगाने की जरूरत आपको है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है सेक्शन 63 है, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर क्या हो जाएगी, सेक्शन 58। ये 62 के अंदर जो एक्सप्लेनेशन ये जोड़े गए ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना भूल गया, इंपॉर्टेंट है। और आने वाले एग्जाम में जिस दिन ये सिलेबस इंक्लूड हो जाएगा एग्जाम के लिए, उस दिन ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और ये हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हर किसी को पढ़ना पड़ेगा ये चीज को, क्योंकि ये चीज ऐड करी गई है। तो अब आपका कोई डिजिटल फॉर्म के अंदर भी कोई चीज सेव है, एग्जीक्यूट कोई हो रहा है डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है। तो वो आप प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक सिंपल लाइन के अंदर मैं बताऊं कि किसी भी सब्सटेंस पे, चाहे वो राइटिंग से, चाहे चिन्हों से या किसी और फॉर्म के जरिए कोई चीज लिखी जाती है, वो जो लिखी गई चीज है वो डॉक्यूमेंट है। वो चाहे डिजिटल फॉर्म में लिखी गई हो या किसी पत्थर पे लिखी गई हो या किसी भी चीज, किसी भी सब्सटेंस पे, वो डॉक्यूमेंट, उसका मतलब है वो डॉक्यूमेंट। इसके और अधिक अगर आपको डिटेल में अगर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन समझनी है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेंगे। उसके अंदर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, जो स्टार्टिंग की वीडियो है उसके अंदर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 63, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर क्या हो जाएगी, सेक्शन 58। सेक्शन 63 जो है वो बात कर रही है किसकी, सेकेंडरी एविडेंस की। और सेकेंडरी एविडेंस की बात इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर अगर पूछा जाए तो 63, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर पूछा जाए तो सेक्शन 58 हो जाएगी। बस इतना याद रखना है आपको और इससे ज्यादा नहीं। सेकेंडरी एविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स। तो सेकेंडरी एविडेंस का मतलब क्या है और वो क्या इंक्लूड करती है, तो अब इन्होंने मतलब तो बताया ही नहीं यहां पर हमारे बियर एक्ट के अंदर तो बट लिखा हुआ है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर मींस वर्ड एंड, मींस एंड एंड जो मैंने रेड से किया हुआ है इसको हटा दिया है। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर इसे पढ़ेंगे सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड। सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड क्या करता है, मतलब इसने स्कोप कम कर दिया इस चीज का। मींस मतलब है इंटरप्रिटेशन का स्कोप यहां कम कर दिया, जैसे ही मींस हटा दिया मतलब इंटरप्रिटेशन का स्कोप कम कर दिया। अब इसने बता दिया कि इसके अंदर ये इंक्लूड है, तो यही है सेकेंडरी एविडेंस, बस बात खत्म। तो पहली बात है सर्टिफाइड कॉपीज। सर्टिफाइड कॉपीज या वर्ड कॉपीज नहीं है, कॉपीज हैं। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हीं चीजों को गलतियां बहुत लोग हैं जो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं वो इन्हीं में गलतियां करते हैं। एंड और में एंड की जगह और जोड़ देते हैं, उससे मतलब ही चेंज हो जाता है पूरा डेफिनेशन का। सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजन हियर इन आफ्टर कंटेन। तो पहली बात तो सेकेंडरी एविडेंस क्या होंगी, सर्टिफाइड कॉपी होंगी। इसको समझ लेते हैं कि और उपबंधों के अधीन, हियर इन आफ्टर मतलब और उपबंधों के अधीन सर्टिफाइड कॉपी जो दी जाती हैं वो सेकेंडरी एविडेंस होगी।
सिंपल सा समझ लो आप, अगर मैं और इजी करूं कि सर्टिफिकेट कॉपीज जिन उपबंधों के अधीन दी जाती हैं, तो ऐसी सर्टिफाइड कॉपीज जो होंगी, सर्टिफाइड कॉपीज होंगी, वो सेकेंडरी एविडेंस होंगी। अनसर्टिफाइड कॉपी की बात यहां नहीं है। अनसर्टिफाइड कॉपी जो हम कोर्ट में लेते हैं कई बार, तो उनको हम सेकेंडरी एविडेंस नहीं मानेंगे। सर्टिफाइड कॉपी है, और सर्टिफाइड कॉपीज किसकी होगी? मूल की होगी सर्टिफाइड कॉपी। एक्चुअल में तो फोटो कॉपी होती है ना, कॉपी तो करके देते हैं ओरिजिनल का। तो सर्टिफाइड कॉपी जो है वो सेकेंडरी एविडेंस होंगी, पहली बात। इससे क्वेश्चंस आते हैं कि सर्टिफाइड कॉपी इज द सेकेंडरी और प्राइमरी एविडेंस, तो सर्टिफाइड कॉपीज इज द सेकेंडरी एविडेंस। कॉपीज, देखो वर्ड यूज हुआ है कॉपीज, मतलब कॉपी नहीं, कॉपीज बहुत सारे। मेड फ्रॉम द ओरिजिनल, जो कि बनाई गई हैं ओरिजिनल से, बाई मैकेनिकल प्रोसेस, एक मैकेनिकल प्रोसेस को यूज करते हुए, विच इन themselves इंश्योर द एक्यूरेंसी ऑफ द कॉपी, जो कि इंश्योर करती है एक्यूरेंसी कॉपी की, एंड कॉपीज कंपेयर विथ सच कॉपीज। अब जो यहां एंड लिखा है, इसका मतलब है कि कंडीशन एक्यूरेंसी के साथ इससे जुड़ी हुई है। तो एक कोई कॉपी है जो ओरिजिनल से बनाई गई है और मैकेनिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जैसे किसी फोन से फोटो खींचा, या एक फोटोकॉपी मशीन से एक फोटोकॉपी जो करते हैं, जिस प्रोसेस से फोटोकॉपी की जाती है, मैकेनिकल प्रोसेस मतलब एक मैकेनिकल प्रोसेस से जो वो चीज जिस प्रोसेस से बनती है, उस प्रोसेस के जरिए वो बनाई गई है। ठीक है, और बस एक चीज है कि वो उसकी क्या करती हो, अपने आप ही उसकी एक्यूरेंसी में शुद्धता को इंश्योर करती हो, ऐसे मैकेनिकल प्रोसेस से बनी हो। और वो कॉपीज है वो कंपेयर करी गई हो सच कॉपीज, उन कॉपीज के साथ। एग्जाम्पल के साथ अगर समझाऊं मैं आपको, ये मान के चलो कॉपीज हैं, ठीक है, बहुत सारी कॉपीज हैं, ये कॉपीज हैं बहुत सारी, आप मैं 2-3 ले लेता हूं। ये कॉपीज हैं, इनको बनाया गया हो किससे? मान के चलो ये ओरिजिनल है, इससे बनाया गया हो एक मैकेनिकल प्रोसेस, मान लो फोटोकॉपी कराई, एग्जाम्पल ले लीजिए, फोटोकॉपी करी गई है। अब ये जो फोटोकॉपी हुई है ना, ये इससे हुई है ना, तो ये अपने आप में इंश्योर कर रही हो इसकी एक्यूरेंसी ऑफ द कॉपीज की। जो कॉपी हो रही है इसकी शुद्धता को क्या कर रही हो? इंश्योर कर रही हूं। और इसके साथ ही ये कंडीशन के साथ साथ क्या होना चाहिए, वो कॉपीज अगर कंपेयर करी जाए ना एक दूसरे से, वो कंपेयर करी गई हो एक दूसरे से, तो ऐसी कोई कॉपीज अगर है तो वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगी। हिंदी भाषियों को अगर मैं बताऊं, समझाऊं, तो मूल से, मूल मतलब ओरिजिनल से, ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा, जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हो, बनाई गई प्रतियां तथा ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दी। तो एक मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा कोई कॉपी बनाई गई हो और साथ में ही वो कंपेयर भी करी गई हो कॉपी से ही कंपेयर करी गई हो, और जो अपने आप ही इंश्योर करती हो उसकी एक्यूरेंसी को, तो ऐसी प्रतियां जो होंगी वो क्या होंगी? सेकेंडरी एविडेंस होंगी। दूसरी बात। तीसरी बात, कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर विद द ओरिजिनल। अब समझो, ये कॉपीज हैं, कैसे दूसरा तीसरे से कैसे अलग है मैं ये समझाऊंगा कि तीसरी जो बात मैं पढ़ा रहा हूं, ये सब जो इसका 3 पढ़ा रहा हूं मैं, ये कैसे दूसरे से अलग है, क्योंकि इसमें भी वही बात शायद मिलती जुलती है, कॉपीज मेड फ्रॉम, है ना। पर यहां एंड था, मैंने आपको इसीलिए बोला था, यहां और वर्ड यूज हुआ है। देखो कई लोग इसी में गलती करते हैं, इसके अंदर अगर अंतर देखना आपको, इस वर्ड को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये कहना चाह रहा है कि ये ओरिजिनल कॉपी है, ये ओरिजिनल है, इससे ये तो कंपेयर की गई हो, कोई ये दूसरी कॉपी है, ये तो ये कॉपी कंपेयर करी गई हो, या क्या करी गई हो? इससे बनाई गई हो। एक्यूरेंसी वगैरह की ये बात नहीं कर रही बिल्कुल भी, ये कह रही है तो इससे क्या करा हो, इनको बनाया हो, या
इससे कंपेयर कराओ। कंपेयर करके मतलब मान के चलो कोई हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, कोई अच्छी कोई फोटो बनाने वाला है, उसने इसकी हूबहू जो ये फोटो दिखती थी सेम बना दी, तो वो भी क्या होगी, सेकेंडरी एविडेंस होगी। सेम दूसरी बात इन्होंने क्या कही है कि कॉपी कर लिया हो, मान लो इससे फोटो कॉपी मार दिया हो, इसको बेशक कंपेयर ना कराओ, सिर्फ फोटो कॉपी मार लिया है, तो भी वो क्या होंगी, सेकेंडरी एविडेंस होंगी। तो ये इसलिए अंतर है, इसके अंदर क्या है, ओरिजिनल के साथ कंपेयर करी गई हो या ओरिजिनल के साथ कॉपी की गई हो। ठीक है, बनाई गई हो ओरिजिनल से, कॉपी की गई हो, और कंपेयर विद द ओरिजिनल, दोनों बातें हैं जो मैंने आपको समझा दी। काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। अब इसका मतलब क्या है, काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, मतलब इसका यह है कि उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है दस्तावेजों के प्रतिलेख सेकेंडरी एविडेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको समझाते हैं मैं आपको। काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बताया था मैंने आपको कि कोई एक कॉन्टेक्ट है, ये बताया था मैंने, ए और बी के बीच है, ये बी है और ये ए है, इसके अंदर कोई टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई है। अब इसने टर्म कंडीशन लिख के बी को दे दी, तो मैंने आपको समझाया था कि काउंटर पार्ट एक दूसरे के विरुद्ध हो गया, तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अगेंस्ट क्या होगा, इसका सेकेंडरी एविडेंस मैंने समझाया था, नहीं सॉरी प्राइमरी एविडेंस बताया था इसके अगेंस्ट। अब इसके अंदर ये कह रहा है कि ये जो है जिसने साइन नहीं किया है पर वो पार्टी है, इसके अंदर मान के चलो कोई एक और भी बंदा हो, ABCDE है, उनने साइन नहीं करे, वो उनकी और कंडीशन इनके अंदर लिखी हुई है, तो जिन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया, हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, जिन्होंने इनको एग्जीक्यूट नहीं किया है उनके अगेंस्ट ये जो इसका ये लेटर जो है, ये जो काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट है, ये उनके अगेंस्ट क्या होगा, सेकेंडरी एविडेंस होगा। सिंपल सा समझ लें, अगर उन्होंने साइन किए हैं तो उसके अगेंस्ट तो हो जाएगा प्राइमरी, अगर साइन नहीं किए मतलब उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया उनको, पर वो पार्टी है, किसी ना किसी तरीके से उनका इंटरेस्ट है, इससे जुड़ा हुआ है, तो उनके अगेंस्ट इसको क्या पढ़ा जाएगा, सेकेंडरी एविडेंस पढ़ा जाएगा। इतनी सी बात ये कहना चाहता है 4 नंबर। अब 5 नंबर समझ लेते हैं। ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट, ये भी सेकेंडरी एविडेंस के अंदर आएगा। कैसे, कोई कोर्ट के अंदर गवाही देता है, ओरल अकाउंट मतलब मौखिक गवाही, ठीक, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए, जिसने उस चीज को होते हुए देखी हो, किसी जिस चीज के लिए वो गवाही दे रहा है उसके सामने वो चीज हुई हो, हु हैज हिमसेल्फ। आपको याद होगा जब मैंने आपको ओरल एविडेंस पढ़ाया था कि ऑल फैक्ट्स में बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, उसके अंदर एक्सेप्शंस मैंने पढ़ाए थे आपको लास्ट के अंदर, जिसमें ये बताया था कि जो ओपिनियंस हैं लोगों के एक्सपर्ट की, तो उनकी इसी बुक्स के जरिए उसके जरिए भी क्या करी जा सकती हैं, प्रूव की जा सकेंगी। उसी से रिलेटेड है, ये कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट होते मान लो किसी व्यक्ति ने देखा है, उसके सामने वो चीज हुई है, तो वो कोर्ट के अंदर क्या आके अपनी गवाही दे सकेगा उस डॉक्यूमेंट के अंदर, और उसकी ये जो गवाही जो है वो उसे हम प्राइमरी एविडेंस के तौर पे क्या नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, उसे एज अ सेकेंडरी एविडेंस करेंगे। मतलब ये कि एक ये पेपर बन रहा था, चलो और एग्जांपल्स लें, ये पेपर है, ये पेपर कोर्ट के अंदर तैयार हो रहा है, अब इसके अंदर कोई कंडीशंस लिखी, अब ये जो सी व्यक्ति है, ए और बी के बीच पेपर तैयार हो रहे थे, ठीक है, अब ये सी व्यक्ति है, ये देख रहा था किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट, हो सकता है कि ये नोटरी वाले ही हो, इसने ही नोटरी कराई हो, तो ये सी व्यक्ति है, इस डॉक्यूमेंट के लिए कोर्ट के अंदर इसको लाया जा सकता है गवाही के लिए, और ये गवाही दे सकता है उस अकाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए, पर ये जो अपनी गवाही कोर्ट के अंदर देगा ना, इसकी जो ये गवाही है, ओरल अकाउंट्स जो है वो क्या होंगे, सेकेंडरी एविडेंस होंगे, ये कहना चाहता है 5 नंबर।
या सी के अलावा कोई और हो जिसने देखा हो इसको, हु हैज हिमसेल्फ सीन इट, तो उसकी भी हो जाएगी। तो एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। मतलब सिंपल सा इसका यही है कि किसी दस्तावेज की अगर अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने उसे स्वयं देखा हो उसने दिया है मौखिक वृतांत, ओरल अकाउंट्स होता है मौखिक वृतांत, मतलब ओरल गवाही समझ लो आप। कोर्ट के अंदर एक एग्जांपल से समझो कि एक ये सी व्यक्ति इसने देखा है, अब इस डॉक्यूमेंट के लिए कोर्ट के अंदर जाता है और वो अपनी गवाही देता है इस डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। ये सी व्यक्ति कोर्ट के अंदर जाके गवाही देता है। अब इसकी जो गवाही इस कंटेंट के लिए है वो क्या कहलाएगी, प्राइमरी एविडेंस कहलाएगी या सेकेंडरी, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो 5 नंबर है उसने हमें ये बता दिया कि इसकी जो ओरल जो अकाउंट्स हैं, मौखिक वृतांत जो है इसके, वो क्या होंगे, सेकेंडरी एविडेंस होंगे, ना कि प्राइमरी एविडेंस। सिर्फ इतनी सी बात। अब इसके आगे जो 6 नंबर है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर ऐड करे गए हैं। मतलब ये तो ऑलरेडी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर थे, ओरल एडमिशंस ये ऐड किए गए हैं। ओरल एडमिशंस क्या होते हैं एक्चुअल में, अगर बात एडमिशंस की करी जाए तो एडमिशंस क्या होती है, स्टेटमेंट, है ना। अब वो ओरली बनाई गई हो या रिटन में बनाई गई हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तीनों चीज में। अगर आपको एडमिशन की डेफिनेशन करनी है मेरे प्रीवियस उसके अंदर देख लो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं। तो ओरल एडमिशंस क्या होंगी, स्टेटमेंट होंगी। किसी व्यक्ति ने कोर्ट के अंदर जाके अपनी क्या करी, एक स्टेटमेंट बनाई और उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। मौखिक कोई उसने गवाही दी कोर्ट के अंदर और उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, तो उसकी वो क्या हो गई, ओरल एडमिशंस हो गई, वो ओरल स्वीकृतियां हो गई। तो ओरल एडमिशंस जो होंगे कोर्ट के अंदर उन्हें हम किस में काउंट करेंगे, सेकेंडरी एविडेंस के अंदर। तो अब ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आए कि ओरल एडमिशंस क्या ओरल एडमिशंस है, वो क्वेश्चन यहां से बन जाएगा इन फ्यूचर जब ये सब्जेक्ट के अंदर ऐड होगा, क्योंकि ये चीज ऐड करी गई है। तो जैसे ही सिलेबस आपका ऐड होगा लागू होने के बाद जब जुडिशरी एग्जाम में या किसी और एग्जाम के अंदर, तो ये चीज क्वेश्चन बन के आएगा आपके लिए, ओरल एडमिशंस इज अ प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। तो ये क्या होगा, सेकेंडरी एविडेंस होगा। ऐसे ही रिटन एडमिशंस। अब रिटन एडमिशंस क्या करा, कोर्ट में एक कोई व्यक्ति है, मान के चलो ए व्यक्ति है, ये इसने अपना एक लेटर के अंदर इसके अंदर कोई चीज लिखी जो भी है ABCD XYZ, और ये कोर्ट के अंदर इसने क्या करा, सबमिट कर दी कोर्ट के अंदर। तो इसकी ये रिटन सबमिशन कोर्ट के अंदर गई और कोर्ट ने अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया तो इसकी क्या हो गई, ये रिटन एडमिशंस हो गई। यही तो मैंने बताई कि एक्चुअल में होता क्या, स्टेटमेंट होती है, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो चाहे रिटन में हो, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया वैसे वो एडमिशंस बन जाते हैं। तो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया इसका रिटन एडमिशन, तो रिटन एडमिशंस भी क्या कहलाएंगे, इसमें सेकेंडरी एविडेंस कहलाएंगे, ना कि प्राइमरी एविडेंस। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। दो चीज तो ये हो गई। नेक्स्ट जो है ये है 8 एविडेंस ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का एविडेंस, हु हैज एग्जामिन्ड a document the original of which consists of numbers, accounts or other document which cannot be conveniently examined in the court and who is skilled in the examination of such document। इसका क्या मतलब, इसको समझते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य, किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य जिसने किसी दस्तावेज की जांच की हो, Who has examined a document, किसी दस्तावेज की जांच की हो, ठीक, जिसके ओरिजिनल मतलब दी ओरिजिनल ऑफ जिसके ओरिजिनल के अंदर, जिसके ओरिजिनल में अनेक लेखे या अन्य दस्तावेज क्या है, अंतर्विष्ट हैं, ठीक। तो जिसकी सुविधाजनक रूप से न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती और ऐसे दस्तावेजों की जांच करने में कुशल है। समझाऊं आपको कि कोई व्यक्ति है, मान के चलो यही ए व्यक्ति है, इसी एग्जांपल को लेते हैं, यही ए व्यक्ति है, मान के चलो इसका कोई साक्ष्य है, वो किसके ऊपर साक्ष्य है, किसी दस्तावेज के ऊपर। मान के चलो इस दस्तावेज के ऊपर कोई साक्ष्य दिया है इसने, इसके अंदर क्या लिखा है, इसके कंटेंट के ऊपर।
अब इस दस्तावेज के अंतर्गत बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं और या कोई डॉक्यूमेंट भी इसके अंदर अंतर्विष्ट है। ठीक, अब इस डॉक्यूमेंट की जांच कोर्ट में नहीं हो सकती, सुविधा के लिए, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो जो साक्ष्य दे रहा है वो व्यक्ति क्या होगा, स्किल्ड पर्सन कहलाएगा इसके लिए। तो अगर उसकी इस तरह की कोई ओपिनियन, एक्चुअल में बेसिकली ओपिनियन की बात हो गई, तो अगर ऐसी कोई चीज है तो वो क्या सेकेंडरी एविडेंस के अंदर कहीं, मतलब सेकेंडरी एविडेंस के अंदर फॉल करेगी। एक्चुअल में देखा जाए तो ओपिनियन की बात करना चाह रहा है, तो ये चीजें तो ऐड की गई हैं। नेक्स्ट समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको भी मैंने एग्जांपल से समझा दिया। ठीक है, अब ये इलिस्ट्रेशंस हैं सेक्शन 63 के। अ फोटोग्राफ ऑफ एन ओरिजिनल इज सेकेंडरी एविडेंस। कोई फोटोग्राफ है ओरिजिनल का, वो सेकेंडरी एविडेंस होगा ऑफ इट्स कंटेंट, उसके कंटेंट का। दो द टू हैव नॉट बीन कंपेयर इफ इट इज प्रूव दैट द थिंग फोटोग्राफ वाज द ओरिजिनल। किसी ओरिजिनल का फोटो चित्र है, मान लो फोटोग्राफ है किसी ओरिजिनल का, यद्यपि दोनों की तुलना नहीं की गई है, ठीक है, दोनों की तुलना नहीं की गई हो, तथापि यदि यह साबित किया जाता है कि फोटोग्राफ की जो वस्तु थी वो मूल थी, तो वो उस जो डॉक्यूमेंट की जो कंटेंट है उसके लिए क्या होगा, ये सेकेंडरी एविडेंस होगा। पहली बात तो ये हो गई। अ कॉपी कंपेयर विथ अ कॉपी ऑफ अ लेटर, एक कॉपी है जैसे कंपेयर करा गया है कॉपी ऑफ लेटर से, मेड बाई अ कॉपिंग मशीन, जिसे कॉपी करने वाली मशीन से बनाया गया है, सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द लेटर, तो वो सेकेंडरी एविडेंस होगा ऑफ द कंटेंट ऑफ द लेटर इफ इट इज शोन दैट द कॉपी मेड बाई द कॉपिंग मशीन वाज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल। इतनी सी बात। अब इसको समझाएं। इसको सपोज करो कि किसी इसी एग्जिस्टेंस की बात करें तो ये कहना चाह रहा है कि किसी पत्र की वह प्रति, किसी पत्र की वह प्रति जिसकी तुलना उस पत्र की उस प्रति से कर ली गई हो, और जो प्रतिलिपि यंत्र द्वारा तैयार की गई हो, और उस यंत्र की अंतरिक वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य होगा यदि यह दर्शित कर दिया जाए कि प्रतिलिपि यंत्र द्वारा तैयार की गई प्रति मूल से ही बनाई गई है। सिंपल सा समझ लो आप कि कोई कॉपी है वो किसी लेटर के कंटेंट से कंपेयर करी गई और कॉपी मशीन से बनाई गई, तो सेकेंडरी एविडेंस होगा। पर अगर उसे if it is shown that the copy made by the copying machine was made from the original, अगर ऐसा दिखा दिया जाए कि वो जो बनाई गई है कॉपी, वो कॉपी मशीन से बनाई गई है और वो ओरिजिनल से बनाई गई है, तो वो सेकेंडरी एविडेंस होगी। तीसरी बात समझ लेते हैं। अ कॉपी ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम अ कॉपी बट आफ्टरवर्ड कंपेयर विद द ओरिजिनल इज सेकेंडरी एविडेंस, बट द कॉपी नॉट सो कंपेयर इज नॉट सेकेंडरी evidence of the original, although the copy from which it is was transcribed was compared with the original। ऐसे इलिस्ट्रेशन आपको पढ़ लेनी चाहिए, पर मैं फिर भी बता दे रहा हूं आपको फटाफट जल्दी। मान के चलो कोई कॉपी की नकल, कोई कॉपी है वो नकल करके तैयार की गई हो, इसके बाद क्या हो, उसे मूल से जो उसकी ओरिजिनल है उससे कंपेयर करी गई हो, तुलना की गई हो। अब जो ये कॉपी है वो द्वितीयक साक्ष्य होगी उसकी, पर इस प्रकार तुलना नहीं की हुई है कॉपी कि ये मूल का द्वितीयक साक्ष्य नहीं है। अगर तुलना नहीं करी गई है तो द्वितीयक साक्ष्य
नहीं है, यद्यपि उस कॉपी की जिससे वह नकल की गई थी वो ओरिजिनल से कंपेयर की गई हो बेशक, ये कहना चाहता है। फोर्थ नंबर समझ लेते हैं। इलस्ट्रेशन है, आप समझ लेना, इसमें बहुत ज्यादा समझाने, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इलस्ट्रेशन में कोई इश्यू आपको नहीं होना चाहिए। फोर्थ समझ, नाइदर एन ओरल अकाउंट ऑफ अ कॉपी कंपेयर विद द ओरिजिनल nor an oral account of a photograph or machine copy of the original is secondary evidence of the original। ठीक है, इसको समझाता हूं। नाइदर मतलब ना तो मूल से तुलनाकृत प्रति का मौखिक वृत्तांत और ना मूल के किसी फोटो, चित्र या यंत्रगत प्रति का मौखिक वृत्तांत मूल का द्वितीयक साक्ष्य होगा। ठीक है, कोई ओरल गवाही, ओरल मौखिक वृत्तांत मतलब ओरल गवाही की कॉपी है जिसे कंपेयर कर लिया गया ओरिजिनल से, ठीक, और कोई ओरल अकाउंट का कोई फोटोग्राफ है और मशीन की कोई कॉपी है जिसे ओरिजिनल से कंपेयर कर लिया गया हो, तो ये सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगा ओरिजिनल का। ये कहना चाहता कि ना तो मूल से तुलना करी गई कोई प्रति की कॉपी मौखिक वृत्तांत और ना मूल के किसी फोटो, चित्र या यंत्रगत प्रति का मौखिक वृत्तांत मूल का द्वितीयक साक्ष्य होगा। यह है इसका मतलब। तो सेक्शन 63 और 62 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस समझ में आ गया होगा। एक सिंपल जो धारणा बनानी हो आपको तो आप बना सकते। कोई ओरिजिनल जो उसका होगा वो प्राइमरी एविडेंस होगा, डुप्लीकेट जो होगा वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। एक ये सिंगल लाइन के अंदर ये करें, पर सिर्फ इसका मतलब यही नहीं होगा, ये मैं आपको समझा रहा हूं। उसके लिए मैंने अभी आपको इतना समझाया, इतनी देर टाइम किया आपके साथ एक्सपेंड, वो आपको याद रखना। अब सेक्शन 61 हम करते हैं। मैंने 61 क्यों करा 62 63 के बाद, तो 61 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर 56 हो जाएगा और इसके अलावा कोई चेंज नहीं हुआ। तो 61 कहता है प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेजों की अंतर वस्तु का सबूत। तो ये कहता था कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड। डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है मतलब दस्तावेज की कोई अंतर वस्तु है उसे साबित किया जा सकेगा प्राइमरी एविडेंस से और सेकेंडरी एविडेंस से, दोनों से साबित किया जा सकेगा। ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट 62 और 63 से साबित किया जा सकेगा। अगर मैं ये कहूं तो ये बात गलत नहीं होगी, है ना। ये तो हुई हमारी सेक्शन 61। इसीलिए मैंने इसको बाद में समझा, क्योंकि आपको प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस समझ में आ गया तो 61 अपने आप समझ आएगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस से 61 कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जा सकेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो समझ लेते हैं। तो कार्बन कॉपी ऑफ द इंजरी रिपोर्ट, क्वेश्चन है एक, कार्बन कॉपी ऑफ द इंजरी रिपोर्ट मे बी एडमिटेड एज प्राइमरी एविडेंस। एक कार्बन कॉपी है, अगर देखा जाए तो वो तो कॉपी है तो सेकेंडरी एविडेंस होना चाहिए, पर एक मैकेनिकल प्रोसेस से बन रही है वो। तो कार्बन कॉपी बनती कैसे, एक प्रोसेस है, उसके नीचे कार्बन पेपर लगा दो, उस तरीके से बनती है। तो जो ये पृथ्वीचंद वर्सेस स्टेट AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, इसके अंदर ये बताया गया कि एक कार्बन कॉपी ऑफ द इंजरी रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट मतलब जो मेडिकल का जो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर तैयार करता है, किसी की चोट लगी होती है उसको भर्ती करते तब इंजरी रिपोर्ट तैयार करता है, तो उसे एडमिटेड किया जा सकेगा एज अ प्राइमरी एविडेंस व्हेन इट वाज प्रिपेयर्ड बाय अ डॉक्टर बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस। वन यूनिफॉर्म प्रोसेस का मतलब समझ रहे हो यहां पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। बाय विच द ओरिजिनल वाज प्रिपेयर्ड। वन यूनिफॉर्म प्रोसेस का मतलब ये, जिस टाइम मान के चलो इंजरी जब उसको चोट लगी थी, वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, उस टाइम डॉक्टर जब वो रिपोर्ट बना रहा था, ठीक है, उसी टाइम वो तैयार करी गई थी। बेशक वो कार्बन कॉपी है पर उसे एज अ प्राइमरी एविडेंस ट्रीट किया जा सकेगा।
ये पृथ्वीचंद वर्सेस स्टेट AIR 1989 के अंदर हमें बताया। दूसरी बात समझते हैं, व्हेन द डॉक्यूमेंट इज रजिस्टर, ये है क्वेश्चन कि जब अगर कोई डॉक्यूमेंट मान लो रजिस्टर्ड है, व्हेन द डॉक्यूमेंट इज रजिस्टर्ड द ऑर्डिनरी कॉपी इज नॉट एडमिसिबल। तो कोई सामान्य कॉपी जो होगी वो एडमिसिबल नहीं होगा एज अ सेकेंडरी एविडेंस। सो only certified copy of a registered copy is to be admitted as secondary evidence in the absence of the original deed। समझाते हैं, ये कहना ये चाहता कि कोई एक ओरिजिनल डीड थी, उसको रजिस्टर्ड कराया गया, तो ये कह रहे कि जब कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी होगी, वो ही सेकेंडरी एविडेंस होगी, उसे ही एज अ सेकेंडरी एविडेंस ट्रीट किया जाएगा। ये नहीं है कि उसकी कॉपी आप दिखा दो, कोई सामान्य कॉपी दिखा दो उसकी, उसे हम क्या मान ले, सेकेंडरी एविडेंस मान ले। जब रजिस्टर्ड है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले आओ, वो ये कहना चाह रहे हैं। सिंपल सा मतलब ये है। और ये किसमें बताया गया, कल्याण सिंह वर्सेस छोटी AIR 1990 सुप्रीम कोर्ट, इस जजमेंट के अंदर इस चीज को बताया गया। नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हैं, Which one of the following is primary evidence? तो प्राइमरी एविडेंस अभी हमने पढ़ा सेक्शन 62 के अंदर। इनमें से कौन सा प्राइमरी एविडेंस है? कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल, कोई कॉपी बनाई गई है ओरिजिनल से। डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, बताओ क्या आंसर होगा इसका? फोटो स्टेट कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, क्या आंसर होगा आप बताओ, सोचो और बताओ। चार चीजें दी गई हैं, कॉपीज मेड मतलब कॉपियों को बनाया गया है किससे, ओरिजिनल से, ठीक, पहली बात। डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराया गया कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए, उसे सेकेंडरी एविडेंस कहेंगे। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कोई सर्टिफाइड कॉपी है डॉक्यूमेंट की। फोटो स्टेट कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट की फोटो स्टेट कॉपी है। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट evidence, incorrect answer, sorry, point out the incorrect answer. Evidence may be direct and indirect, evidence direct and indirect हो सकता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हो सकता है, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव हो सकता है। तो एविडेंस क्या क्या हो सकता है? डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, बताओ आप। प्राइमरी हो सकता है एविडेंस, सेकेंडरी हो सकता है, इसमें तो डाउट नहीं होगा क्योंकि ये तो आपने अभी पढ़ा है। ओरल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, ये भी आपने पढ़ लिया, इसमें भी डाउट नहीं होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी डाउट नहीं होगा। बची एक प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव होता है, हो सकता है क्या प्रोसीजरल एविडेंस? आंसर इज डी, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज एडमिसेबल, मौखिक वृत्तांत, कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज एडमिसेबल। किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट के लिए अगर कोई मौखिक गवाही देता है वो एडमिसेबल है। क्वेश्चन ये है, when given by a person who has seen but not read document was read over। पहली बात, when given by a person who has seen, उसने देखा है, but not read document was read over। when given by a person to whom document was read over, when given by a person who has seen and read document।
उसके द्वारा दी जा रही है जिसने उसे पढ़ा है, या उसके द्वारा दिया जा रहा है जिसके द्वारा पढ़ा भी गया और उसे देखा भी गया है। व्हेन गिवन बाय एनी ऑफ द अबव, किसी भी द्वारा दी गई हो, किसी भी के द्वारा दी जाए, बताओ क्या होगा? तो आंसर इज सी, जिसने भैया उसको पढ़ा भी हो और देखा हो। आंसर इज सी। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू क्लास, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, और टेलीग्राम पे जाकर आप मेरा लीगल गाइड चैनल सब्सक्राइब कर लें और वहां से आपको इजीली इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। अगर आपको उसका स्टडी मटेरियल फ्री में चाहिए तो आप मेरा चैनल टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लें। कल फिर मैं मिलूंगा इससे आगे की सेक्शंस को लेके नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।